गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर यानी कि आदर्श गैस के व्यवहार से विचलन तथा वास्तविक गैसों के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉन डर वाल्स इक्वेशन और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन जिसे हिंदी में वॉन डर वाल्स समीकरण कहा जाता है। क्या कहता है ये इक्वेशन या क्या है ये लॉ? तो अभी जब आपने दो लॉज पढ़े, सबसे पहले आपने कुछ गैसीय नियम पढ़े, कुछ गैसीय लॉ पढ़े, देन इसके बाद आपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी, आपने गतिज सिद्धांत पढ़ा। और ये दोनों ही जो लॉज थे, जो दोनों थ्योरीज थी, एक थी आपकी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी थी, यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो परीक्षण किए जाते हैं, उसके आधार पर जो रिज़ल्ट मिले तो गैसियस लॉ बनाए गए। दूसरी थी आपकी थ्योरेटिकल थ्योरी, यानी कि सैद्धांतिक रूप से जो बातें कही गई कि रियल गैस क्या होती है या आइडल गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या होती है। उसके बाद आपने पढ़ा कि वास्तविक गैसें, हमारे आसपास जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो सारी तो वास्तविक हैं, वो सारी तो रियल गैसेज हैं, तो इसका मतलब आइडल कुछ है ही नहीं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर वॉन डर वाल ने अपनी एक इक्वेशन दी। इन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन ऑब्जर्व फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर बाय गैसेज it was concluded that all the gases occurring naturally are non-idle। यानी गैसों द्वारा आदर्श गैस व्यवहार से उपयुक्त विचलनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकृति में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उनमें से कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है और इसीलिए इन गैसों को रियल गैसेस या वास्तविक गैसें कहा जाता है। The real gases do not obey ideal gas equation in all the conditions of temperature and pressure। फिर आपको कल ये भी पढ़ाया गया था कि जो आपकी रियल गैसेस होती हैं, जो वास्तविक गैसें होती हैं, वो प्रत्येक दाब एवं ताप के लिए आदर्श गैस के समीकरण को नहीं मानती हैं, उसका पालन नहीं करती हैं। यानी कि हर टेम्परेचर और प्रेशर के लिए जो हमारी रियल गैसेस होती हैं वो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं। और इसीलिए ये जो डेविएशन आता है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर जो डेविएशन आता है गैसों में, जो विचलन आता है, उसको इन्होंने वॉन डर वाल ने इक्वेशंस के फॉर्म में शो किया और उनकी ये इक्वेशन कहलाई वॉन डर वाल्स इक्वेशन, यानी कि वॉन डर वाल्स समीकरण। वॉन डर वाल ने अपने समीकरण में दो बातें कहीं। सबसे पहली बात इन्होंने कही कि हमने काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ा वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी कि अणुगति सिद्धांत में माना गया कि गैसीय अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। लेकिन वॉन डर वाल ने कहा कि ये जो पॉस्टुलेट है ये लो प्रेशर पे, यानी कि कम दाब पे, और हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप पर तो ये फॉलो होता है। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा दें, आप हाई प्रेशर कर दें और टेम्परेचर को कम कर दें, तो उस कंडीशन में ये जो लॉ है, ये जो नियम है, ये मान्य नहीं होता है। रीज़न कि जब आप गैस में प्रेशर बढ़ा देते हैं, जो गैस का जब दाब होता है वो बढ़ा देते हैं, तो जो उसके अणु हैं वो पास पास आ जाते हैं और अणुओं के पास पास आने की अवस्था में जो अणुओं का आयतन होता है वो कुल गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता। यानी कि मॉलिक्यूल्स के पास आने की कंडीशंस में आप मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं कंसिडर कर सकते। भाई जाहिर सी बात है, अणु जब दूर दूर थे हल्के थे, छोटे छोटे थे, लेकिन जब पास आएंगे तो वो क्या होंगे, थोड़े से भारी होंगे ना, तो उनका आयतन बढ़ेगा। तो उस अवस्था में हम उनका आयतन नगण्य नहीं मान सकते, हम उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो ये बात पहले के साइंटिस्ट ने सोची नहीं थी। बाद में जब वॉन डर वाल ने इस पर स्टडी किया, इस केस को स्टडी किया, अध्ययन किया इसका, तो उन्होंने अपना पहला पॉइंट ये दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि अणुगति सिद्धांत में माना कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स आर जीरो। जो अंतरा आणविक बल होता है गैस के अणुओं के बीच वो नगण्य होता है, वो जीरो मानते हैं हम लोग। लेकिन ये केवल और केवल एप्लीकेबल हो सकता है जब हमारी गैस क्या हो, आदर्श गैस हो, आइडल गैस हो। लेकिन हमारे वातावरण में, हमारे आसपास तो सारी वास्तविक गैसें, सारी रियल गैसेस हैं, तो वो तो ये लॉस फॉलो नहीं करेंगी। तभी इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू वॉन डर वाल्स दीज फोर्सेज आर नॉट जीरो इन ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर
एंड प्रेशर स्पेशली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, कि ताप एवं दाब की हर अवस्था में यह सिद्धांत माना नहीं जा सकता है, मुख्यतः उच्च दाब पर एवं कम ताप पर या निम्न ताप पर। तो इन्होंने ये 2 पॉइंट दिए और सिर्फ ये पॉइंट ही नहीं दिए, इन पॉइंट्स को करेक्ट भी किया। तो इसके अनुसार इन्होंने 2 संशोधन किए। सबसे पहला जो इनका संशोधन था, जो करेक्शन था, वो था वॉल्यूम करेक्शन यानी कि आयतन संशोधन, और दूसरा जो इनका करेक्शन था वो था प्रेशर करेक्शन यानी कि दाब संशोधन। तो देख लेते हैं कि वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन क्या है। तो कह रहे हैं वॉन डेर वाल के अनुसार, क्योंकि जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है गैसियस मॉलिक्यूल्स का वो हम नेग्लिजिबल नहीं ले सकते। द इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। Thus, the available volume for free motion of gaseous molecule is lesser than total volume of gas। जितना हम पहले के केस में जो कुल आयतन ले रहे थे उसके कंपैरिजन में अब जो हमारे लिए वॉल्यूम अवेलेबल रहने वाला है, जो आयतन हमारे लिए उपस्थित रहने वाला है, जिसमें हमारे गैस के अणु क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, तो कह रहे हैं कि जितना हमारे जो अणु हैं जब वो पास आएंगे तो उस अवस्था में उनका जो आयतन बढ़ेगा, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, उतना ही आयतन जो है हमें गैस के कुल आयतन में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अणुओं के बढ़े हुए आयतन को घटाने के बाद जो हमारा आयतन निकल के आएगा, केवल उतना ही आयतन हमारे अणुओं के लिए गति करने के लिए क्या रहता है, उपस्थित रहता है। इसको इस तरह से समझिए, यहाँ पर आपका जो कंटेनर है उसका जो कुल वॉल्यूम है, जो टोटल वॉल्यूम है, वो कैपिटल V है, ठीक है। और जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कह रहे हैं सपोज 1 मोल ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन कंटेनर। गैस जो कंटेनर में जो गैस उपस्थित है वो कितनी है, 1 मोल है। और 1 मोल में अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, n मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। उस कंडीशन में इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनका इफेक्टिव वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, 4n × V के इक्वल हो जाएगा। और इस पूरे वॉल्यूम को किसके, जो मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम हम पहले नेग्लिजिबल मान रहे थे, पहले जो वॉल्यूम हम नगण्य मान रहे थे, जो आयतन, वो अब कितना निकल के आया, इन्होंने कैलकुलेट किया उसे फॉर्मूले में 4n × V। यहाँ पर n जो है वो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि अणुओं की संख्या, और 4V का मतलब एक अणु का आयतन। एक अणु का आयतन उन्होंने 4V माना है, तो n का कितना हो जाएगा, 4n × V। और वॉन डेर वाल ने इसको मान लिया था स्मॉल b के बराबर। जो स्मॉल b होता है इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, स्थिरांक होता है हमारा, जिसका नाम होता है वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, यानी कि वॉन डेर वाल का आयतन स्थिरांक। तो अब आइडल वॉल्यूम जो होगा रियल गैसेस का, यानी कि जो हमारी वास्तविक गैसें हैं, उनके लिए जो आयतन उपस्थित होगा, जिसमें अणु जो हैं, गैसीय अणु जो है हमारे, वो गति कर सकते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं कंटेनर में, वो वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा VI के बराबर। और VI का मान कितना होगा, तो जो कुल आयतन हम पहले गैस का मान रहे थे, गैस का टोटल वॉल्यूम जो पहले मान रहे थे, उसमें से जो हमारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमने निकाला उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है VI - V - B। और अगर आपके n मोल उपस्थित हो, भाई ये तो हमने 1 मोल के लिए लिया था, यहाँ पर ये हमने कितना निकाला, 1 मोल के लिए, और इसी तरह से गैस के कितने मोल उपस्थित हो, n मोल उपस्थित हो, तो उस अवस्था में जो हमारा आइडल वॉल्यूम होगा, जो आदर्श आयतन होगा, वो कितना बचेगा, V - NB। अब जिनको ये इक्वेशन नहीं समझ में आई वो इस डायग्राम को देखना। ये यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो अभी तक जब हमने आइडल गैस की बात करते थे, जब हम आदर्श गैस की बात करते थे, तो हमसे ये कहा जाता था कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो वॉल्यूम होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जो हमारे अणु होते हैं गैस के, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो हम अणुओं का जो आयतन होता था वो गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या मानते थे, नगण्य मानते थे, उसको कंक्लूड नहीं करते थे। और जो भी टोटल वॉल्यूम कंटेनर का होता था
वही हम गैस का वॉल्यूम मान लेते थे, यानी कि बर्तन का जो आयतन था वही हम गैस का आयतन मान लेते थे, और उतना ही आयतन हम कहते थे कि हमारे अणुओं के पास गति करने के लिए उपस्थित होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने वॉल्यूम में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम आगे आए, हमने वास्तविक गैसों के बारे में पढ़ा, हमने रियल गैसेस के बारे में पढ़ा, तो हमें पता चला कि भाई आइडल गैस तो कुछ होता ही नहीं है, आदर्श गैस तो एक परिकल्पना मात्र है, हमारे आसपास तो जो गैसें उपस्थित हैं वो तो वास्तविक गैसें हैं। तो वास्तविक गैसों की अवस्था में वॉन डेर वाल ने कहा कि आप इन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, यानी कि आप अणुओं के आयतन को गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। और उस अवस्था में आपके अणुओं के लिए, मतलब गैसों के अणुओं के लिए गति करने के लिए अब जो आयतन होगा वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम हमारे लिए प्रेजेंट रहेगा मूव करने के लिए वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने कंपैरिजन किया था आइडल गैसेस का, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रियल गैसेस की। तो भाई फिर इनसे कहा गया कि अगर कम होगा तो कितना कम होगा, तो इन्होंने कहा कि जो उन गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा उसको अगर हम गैस के टोटल वॉल्यूम से माइनस कर दें, यानी कि गैस के जो अलग अलग जो अणु हैं उनका जो आयतन है उसको अगर हम गैस के कुल आयतन से क्या कर दें, घटा दें, तो उस अवस्था में जो आयतन निकल के आएगा उतना ही आयतन केवल हमारे अणुओं के लिए गति करने के लिए उपस्थित रहेगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर गैस, आप टोटल गैस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो गैस के अंदर ही तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसको इस तरह से समझो, जब हमने कहा गैसियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, तो सिर्फ हम इस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जब पूरी गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम पूरे के बारे में बात कर रहे हैं, जो गैप है वो भी उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, जो बीच की खाली जगह है वो भी गैस के कुल आयतन में ही क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें ये जो खाली जगह का आयतन है यही निकालना है, क्योंकि यही हमारे अणुओं के लिए गति करने के लिए क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इस आयतन को कैसे निकालेंगे, इस आयतन को निकालने के लिए गैस के कुल आयतन में से ये जो अणुओं का आयतन है इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आदर्श गैस की तुलना में हमने इन अणुओं के आयतन को नगण्य मान लिया था, तो हमारा जो कुल आयतन है वो सेम रहता था, v रहता था। लेकिन अब हम नहीं मान सकते ना, क्योंकि हमारी जो गैसेस हैं वो वास्तविक हैं, वो रियल गैसेस हैं। तो उस अवस्था में ये जो बीच के स्पेस वाला जो वॉल्यूम है वो होगा हमारा vi, और इस vi को निकालने के लिए जो टोटल वॉल्यूम है कंटेनर का, यानी कि बर्तन का जो आयतन है उसमें से जो n मॉलिक्यूल्स हैं, जो n अणु हैं, उनका जो प्रभावी आयतन होगा उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब n अणुओं का जो प्रभावी आयतन है वो वॉन डेर वाल के अनुसार क्या होता है, b होता है, स्मॉल b होता है। तो टोटल वॉल्यूम v से स्मॉल b को जब माइनस करेंगे तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, vi बराबर v माइनस b, ये इक्वेशन। और अगर आप मोलों की संख्या 1 से बढ़ाकर n मोल कर दें, मान लो 1 की जगह 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनका वहाँ पर b से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। तो ये दो इक्वेशन जो है हमारे सामने निकल के आती हैं। पहली वाली सिर्फ 1 मोल के लिए है, जबकि दूसरी वाली जो है वो n मोल के लिए उपस्थित रहती है। तो ये था हमारा वॉल्यूम करेक्शन, यानी कि आयतन में सुधार। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो जो है मुझसे पूछ सकता है, लेकिन एक बार जब आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे और जो मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है, अगर आप उसे समझेंगे तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो करेक्शन हुआ है वॉल्यूम में, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि पहले जो हमने अवस्थाएं मानी थी, जो कंडीशंस मानी थी, वो आइडल गैस के लिए मानी थी। लेकिन जब बाद में हमें पता चला कि आइडल गैस होती ही नहीं है, जो गैसें हैं वो रियल गैसेस होती हैं, वास्तविक गैसें होती हैं, तो हमें आयतन में क्या करना पड़ा, सुधार करना पड़ा। तो ये था हमारा पॉइंट वॉल्यूम करेक्शन। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है प्रेशर करेक्शन। अब जो दूसरा करेक्शन है वो है प्रेशर करेक्शन, यानी कि दाब संशोधन। दाब संशोधन को समझने के लिए देखिए, यहाँ पर बीकर में आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, A और B। तो कह रहे हैं कि बर्तन में उपस्थित 2 अणु A व B जिनको प्रदर्शित किया गया है, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे और प्रेशर बढ़ा दें। टेम्परेचर जब कम करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ताप जब ज़्यादा रहेगा तो जो गतिज ऊर्जा है वो भी ज़्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है।
जो हमारे अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है और वो क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। और यही है जब आप क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, भाई प्रेशर बढ़ाने पर भी गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो जब ये अणु जो है पास पास आएंगे तो उस अवस्था में जो मॉलिक्यूल ए होगा, जो अणु ए होगा, उसके चारों ओर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे वो क्या करेंगे, वो ए पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और ए उन चारों पर, उन सब पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो उस अवस्था में कह रहे हैं अणु ए के चारों ओर उपस्थित अणुओं तथा ए के बीच आकर्षण बल लगता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ए और उसके चारों तरफ प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन जो बी मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, बी मॉलिक्यूल ए के पास तो आ रहा था, लेकिन ठीक उसी समय बी के जो अपोजिट साइड, यहाँ पर जब बी इधर की तरफ मूव कर रहा होगा तो उसी कंडीशन में यहाँ पर बी में जो मॉलिक्यूल होगा वो बी को क्या करेगा, पीछे की ओर क्या करेगा, खींचेगा। और जब बी पीछे की ओर जाएगा तो उस कंडीशन में जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप जो दाब है वो घट जाता है। और इस अवस्था में जो गैसीय अणुओं द्वारा उत्पन्न दाब है वो आदर्श स्थिति में उत्पन्न दाब से कम हो जाता है। यानी कि अब जब हम रियल गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जब रियल गैसेस के से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आइडल गैस की इक्वेशन थी उस समय जो प्रेशर था उससे हमारे रियल गैसेस का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि वास्तविक अवस्था में जो गैसीय दाब है वो आदर्श अवस्था में उपस्थित दाब से कम हो जाता है। रीज़न क्या आया, रीज़न साफ आया ना, कि पहले तो हम सब कुछ आइडल मान रहे थे, हम तो मान ही नहीं रहे थे कि हम टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे और मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो उनकी स्पीड कम होगी, या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बी के पीछे वाला जो मॉलिक्यूल होगा, हमने तो ये सब कुछ माने ही नहीं था ना, हम तो सब कुछ आदर्श मान के चल रहे थे, कुछ कमी है ही नहीं, कुछ गलत होना ही नहीं है। लेकिन जब हम वास्तविकता में आए, जब हम रियल लाइफ में, एक होता है ना कि जब हम घर में बैठ करके टीवी मैच देख रहे होते हैं टीवी पर, तो अरे ये बॉल ऐसे फेस कर सकता था, इस पर ये हिट कर सकता था यहाँ, लेकिन जब उस कंडीशन में हम होते हैं तो हमें बेटर समझ में आता है कि नहीं, प्रेशर इतना ज़्यादा है, बॉल अगर नहीं लगी, कहीं स्टंप पे लग गई, क्या होगा। तो उस कंडीशन में और घर में बैठ कर के देखने वाली कंडीशन में बहुत डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आइडल गैस के कंडीशन में जो प्रेशर था और यहाँ पर जो रियल गैसेस के कंडीशन में जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। तभी उन्होंने कहा कि इस प्रकार गैसीय अणुओं द्वारा उत्पन्न दाब आदर्श स्थिति में उत्पन्न दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसकी आपको प्रूविंग अभी नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि कितना कम होता है। तो गैस के 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है P + A/v² इंटू V - B = RT, जहाँ पर B आपको पता ही है वॉल्यूम में करेक्शन था, तो V में से B को माइनस कर दिया तो वो V - B, ये जो है ये आपकी आइडल वॉल्यूम है, ये VI का मान यहाँ पर रखा हुआ है, और A जो है वो प्रेशर में करेक्शन है। A को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, A जो है आकर्षण के लिए वॉन डर वाल स्थिरांक है, यानी कि जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो उस कंडीशन में वॉन डर वाल का जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पर इन्होंने A माना है, क्योंकि जब अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो पास आएंगे, जब पास आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ठीक उसी कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आसपास के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर खींचेंगे। इस तरह से समझिए, ये A है, ये B है, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, लेकिन A के जो पीछे वाला मॉलिक्यूल होगा वो A को अपनी तरफ खींचेगा, B के पीछे वाला मॉलिक्यूल B को अपनी तरफ खींचेगा। तो उस कंडीशन में प्रेशर इधर भी लग रहा है, प्रेशर इधर भी लग रहा है। तो जो हम आइडल केस सोच रहे थे कि ये दोनों पास आएंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे, लेकिन रियल केस में क्या हो रहा है, रियल केस में थोड़ा सा पीछे भी हट रहे हैं दोनों, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये प्रेशर कम किसकी वजह से हो रहा है, अट्रैक्शन यानी आकर्षण की वजह से। तो यहाँ पर हमने उसीलिए स्थिरांक उपयोग किया A को कहते हैं आकर्षण के लिए वॉन डर वाल स्थिरांक, यानी कि वॉन डर वाल कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्सेस। और इक्वेशन क्या निकल के आती है, P + A/v² V - B × RT। भाई आपने ये पढ़ा है ना, PV = RT 1 मोल के लिए, और N मोल के लिए PV = nRT पढ़ा हुआ है। तो R तो आपका क्या है, स्थिरांक होता है, T क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में यहाँ कोई चेंज हो नहीं रहा है, जो चेंज हो रहा है P में हो रहा है और V में हो रहा है। तो P में चेंज कितना हुआ,
P में चेंज हुआ है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर का, ये इतना वॉल्यूम जो है चेंज होता है, सॉरी इतना प्रेशर जो है आपका चेंज होता है। तो ये हो जाता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, और V में अभी आपने जो चेंज पढ़ा था, V में जो परिवर्तन पढ़ा था वो था V माइनस B। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, P प्लस A स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। और अगर आप अपने मोलों की संख्या n कर दें, n मोलों की संख्या के लिए बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स था ये 1 मोल के लिए था, जब n मोल होंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर क्यों हुआ, यहाँ तो सिंगल n होना चाहिए था, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है वो 2 मोल्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो एक का n और एक का n दोनों का मिलकर के क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर और V माइनस n इंटू बी, यही तो अभी आपने पढ़ा था, n मोलों के लिए V माइनस n इंटू बी इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर n क्या होगा, n आपके मोलों की संख्या होती है। तो ये था हमारा प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन फॉर रियल गैसेस, यानी कि वास्तविक गैसों के लिए वॉन डेर वाल्स द्वारा दिए गए आयतन एवं दाब में संशोधन। किसी को अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है, लेकिन बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि प्रेशर में जो करेक्शन है वो क्यों हो रहा है, वॉल्यूम में जो करेक्शन है वो क्यों हो रहा है, वॉल्यूम क्यों कम हुई जा रही है। रीज़न आपको बताया गया, क्योंकि जो इंडिविजुअल गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है, यानी कि जो गैसीय अणु है उनका जो आयतन है वो कुल आयतन की तुलना में हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। उस अवस्था में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब माइनस करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और यही चीज़ प्रेशर के केस में, कि आइडल केस में तो जब 2 मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जब रियल कंडीशन देखते हैं, जब वास्तविक अवस्था देखते हैं, तो उस अवस्था में गैसीय अणु पास आने के साथ साथ दूर भी हो रहे होते हैं, और उस अवस्था में प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दाब थोड़ा सा कम हो जाता है। और कितना कम होता है, तो दाब जो कम होता है वो होता है A अपॉन V स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो है हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद जो इक्वेशन निकल के आती है, आदर्श गैस की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, PV बराबर nRT। तो अब जो वास्तविक गैस की जो इक्वेशन है वॉन डेर वाल के अनुसार वो क्या हो जाएगी, P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये है n मोलों के लिए, और जब केवल मोलों की संख्या 1 हो तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो पर्सनली जो है मुझसे पूछ सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।